मैं आपको अपना मकसद बता रहा हूं जिंदगी का। मैं मूल रूप से शिक्षक हूं। हरियाणा के करनाल जिले के असंध ब्लॉक के गांव फफड़ाना में मेरा जन्म हुआ है और मैं केवल और केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूं। ठीक है ना, कहीं आपको वहम हो जाए कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे शिष्य कुल की स्थापना करना चाहता हूं, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि उस वक्त गुरु परफेक्ट होते थे। उस वक्त गुरु मतलब एक तरह से गुरु बनने में ही इतना जीवन लगा दिया करते थे कि गुरु की पदवी तक पहुंचते पहुंचते, इसीलिए गुरु के हिसाब से चलने में किसी संस्थान को दिक्कत नहीं होती थी, समाज को दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उस जगह का नाम गुरुकुल दिया। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। गुरु नहीं बचे हैं, केवल नौकर बचे हैं, सर्विसमैन बचा है, स्कूल का मास्टर बचा है। और वो टेलर मास्टर से और बैंड मास्टर से ज्यादा अलग नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए स्कूल जा रहा है। इसलिए अब गुरुकुल का जो जगह है वो उपयुक्त नहीं लगती है कि गुरु के हिसाब से चीजें चले। ऐसा गुरु ना तो मैं बन पाया, ना मुझे लगता है अभी हमारे समाज में आप देख पा रहे होंगे कि कोई गुरु हो ऐसा परफेक्ट, जो गुरु की पदवी पर जा सकने लायक हो। तो इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि गुरु तो परफेक्ट हो नहीं सकता, माँ बाप तो परफेक्ट हो नहीं सकते। कि जिस दौर में हम कहते हैं कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप है, वो केवल तब रूप है जब वो प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हो, तो भगवान का रूप है, तो वो प्रकृति है, तो उनकी सारी बातें मानने लायक हैं। लेकिन अगर माँ बाप अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने बच्चों के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो माँ बाप फिर भगवान के बराबर बैठाने के लायक नहीं है। फिर वो भी जस्ट एक दूसरे कीड़े मकोड़ों की तरह है जिन्होंने एक और बच्चा पैदा कर दिया है। जैसे भैंस ने जन्म दिया वैसे हमने कर दिया। तो इसलिए मैं उस माँ बाप के हिसाब से भी अपने बच्चे को चलने की सलाह नहीं देता हूं, चलाने की सलाह नहीं देता हूं। लेकिन परमात्मा ने बच्चा परफेक्ट पैदा कर दिया है, ये तय है। क्यों जी? गुरु परफेक्ट नहीं है, माता पिता परफेक्ट नहीं है, समाज में बहुत सारी कमियां हैं, समाज की व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया है वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। या है कोई कमी? वो परमात्मा का रूप पैदा हो गया। अब यदि ये सारा समाज मिलकर उस बच्चे के हिसाब से समाज को बनाने लग जाए कि चलो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां जिसके भी घर में बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद उसके परिवार में कोई दिक्कत आ गई, माँ या बाप में से किसी की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, माँ या बाप में से दोनों के पास कोई रोजगार नहीं है, माँ या बाप दोनों के पास मकान नहीं है, माँ या बाप दोनों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है या कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके माँ बाप के पास मान लेते हैं किसी चीज की कमी है। तो क्या एक समाज के नाते हम सबका मिलकर दायित्व नहीं बनता कि उस बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी हम ले लें? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, गलत है क्या ये? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि माँ बाप केवल इस दुनिया में लाने का जरिया मात्र है। वो समाज की पूंजी है बच्चा, और उस बच्चे को तैयार करना समाज की जिम्मेदारी है, और उस समाज की जिम्मेदारी को समाज मिलकर निभाएगा। और जब समाज मिलकर निभाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा जो आपके बच्चे के भविष्य को खराब करता हो, जो आपके बच्चे की प्रवृत्ति के खिलाफ हो, जो आपके बच्चे के लिए गलत हो। तो यदि मैं वो काम करना बंद कर दूं कि मेरे बच्चे का भी नुकसान हो जिससे, और मैं वो काम शुरू कर दूं जिसमें मेरे बच्चे का भी लाभ हो और आपके बच्चे का नुकसान भी खत्म होता हो और आपके बच्चे का भी लाभ होता हो, तो क्या ऐसे समाज की परिकल्पना गलत है? बताइए। और क्या ये संभव है? सबसे बड़ी बात यह, क्या ये संभव है? आप में से कौन कौन ऐसे समाज के लिए सही बात कहते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए? कौन कौन कह रहा है? कौन कौन कह रहा है कि दूसरों के बच्चों के लिए भी ऐसा समाज होना चाहिए? बताइए। आप नहीं कह रहे।
कह रहे अब हमारे लिए भी वैसा, हमारे बच्चे के लिए भी वैसा ही समाज चाहिए और आपके बच्चे के लिए भी वैसा ही समाज चाहिए, है कि नहीं? तो फिर भैया खाली मैं क्यों करूं आपके बच्चे के लिए? फिर आपको भी करना पड़ेगा। और सिर्फ मेरे बच्चे के लिए क्यों, फिर सबके बच्चे के लिए करना पड़ेगा। यदि हम सब ये मान लें कि बच्चा समाज की पूंजी है, बच्चा गांव का साझला है, साझा बेटा है, और हमको कोई काम ऐसा करना ही नहीं है कि अगली पीढ़ी को खराब करता हो, तो उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि अगर टेलीविजन ने या मोबाइल ने मेरा बेटा खराब कर दिया तो पड़ोसी का भी कर दिया। तो मिलकर एक बार बात करते हैं ना यार, कि या तो एक काम करो, इस टीवी को बताओ, टीवी वालों को, टीवी चलाने वालों को, मंत्रालय को, कंपनी को एक बार चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि भैया तुम जो ये भेज रहे हो, ये जो माल है ये सारा गलत माल आ रहा है, हमारी अगली पीढ़ी को खराब कर रहा है, या तो इसको बंद कर दो, नहीं तो सारे टीवी फोड़ेंगे और सारे टावर तुम्हारे उखाड़ेंगे, सारे मोबाइल, फिर जुगाड़ हमको कुछ और करना पड़ेगा ना। भाई अगर सरकार ये कह रही है कि आपकी जिंदगी मोबाइल के बिना नहीं चलेगी, आपकी जिंदगी इंटरनेट के बिना नहीं चलेगी, तो क्या आप लोगों का ये दायित्व नहीं बनता है कि आप सरकार के गले पर हाथ रख करके उसका गिरबान पकड़ के ये पूछो कि बिना इंटरनेट के काम नहीं चलता, यहां तक तो ठीक है, पर इंटरनेट ऑन करते ही मेरे बच्चे के सामने पॉर्न वीडियो आती है, अश्लील वीडियो, उसका क्या करूं? ये मेरा काम थोड़ी ना है। ये तो जो लोग उसको नियंत्रण कर रहे हैं उसका काम है ना। मैंने तो नहीं बनाया मोबाइल, मैंने तो इंटरनेट नहीं चलाया, मैंने तो वो वेबसाइट नहीं बनाई, मैंने तो एप्लीकेशंस नहीं बनाई। मैं तो तुम्हारे हिसाब से इसको चला रहा हूं, लेकिन जब चला रहा हूं तो मेरे परिवार में गंदगी परोसी जा रही है। ये सवाल तो हमको पूछना पड़ेगा ना। लेकिन ये सवाल पूछने की समझ देना मेरा काम है। मास्टर जी हूं ना, मास्टर हूं ना, टीचर हूं ना, कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये गलत हो रहा है। आपको यदि गलत लगता है तो चलो मिल करके इसको ठीक करेंगे। अब जब बच्चा खराब होगा तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बच्चा थोड़ी खराब होगा, भाजपाइयों का भी होगा भैया, योगी की सपोर्ट करने वालों का भी होगा और विरोध करने वालों का भी होगा, मुलायम वालों का भी होगा और ममता वालों का भी और केजरीवाल, सबका होगा। जो ये वैक्सीन लगी थी ना, जात देखकर नहीं ठोकी थी, तो जब असर आ रहे हैं तो जात देखकर नहीं आ रहे हैं, धर्म देखकर नहीं आ रहे हैं, सब के सब टेढ़े बना रखे हैं गांव के गांव। जो रुपए वाला मसला है ना, ये पार्टी देखकर बर्बादी नहीं कर रहा है, ये गांव के प्रत्येक बच्चे की बर्बादी कर रहा है। और ऐसा संभव नहीं होगा कि भाई सारे गांव में एक भी घर ऐसा ना मिले जिसमें बीमारी ना हो। और एक दौर ऐसा होता था कि एक भी घर ऐसा नहीं जहां बीमार होते हो, सभी घर स्वस्थ होते थे, और अब सब में बीमारी आ गई। ये संयोग नहीं है, योजनाबद्ध बर्बादी है। और अगर बर्बादी योजनाबद्ध हुई है तो उसको ठीक भी योजनाबद्ध करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिंदु नंबर एक, कि गलत क्या है, और बिंदु नंबर दो, ये गलत कैसे हुआ, पहले ये समझ होनी जरूरी है। ये अपने आप हुआ या किसी ने किया, और इसको अगर किसी ने किया तो उनका क्या फायदा था और हमारा क्या नुकसान है। और यदि ये गलत है, सबसे पहले आप सब लोगों को अंदर से, दिल से मानना पड़ेगा कि ये गलत है। गलत है तो फिर ये समझना पड़ेगा क्या इसे ठीक करना चाहिए। और अगर यदि आप मान जाओ कि इसे ठीक करना चाहिए, तो फिर ये देखो इसको ठीक कौन करेगा। जिसने इसको गलत किया वो ठीक करेगा, बताओ ना। भाई पेस्टिसाइड कंपनी पेस्टिसाइड बंद करेगी। अब पेस्टिसाइड कंपनी नेताजी को करोड़ों रुपया दान दे देगी इलेक्शन के दौरान, तो नेताजी बंद करेंगे। जो पड़ोस में दुकान खुल रही है पेस्टिसाइड बेचने से या यूरिया डीएपी बेचने से, जिसका धंधा चलता है, जिसका घर चलता है, वो आपका चाचा ताऊ बंद करने देगा? जिसकी नौकरी चल रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर या साइंटिस्ट के तौर पे, वो कहेगा कि आप इसे बंद करो? जिन जिन को फायदा हो रहा है वो तो बंद नहीं करने को बोलेगा, और जिसको नुकसान हो रहा है उसे पता नहीं बंद कैसे करना है कि नहीं? यही शिक्षा के काम में हो रहा है, यही स्वास्थ्य के लिए हो रहा है, यही न्याय के मामले में हो रहा है। अब पुलिस वाले को तो जो शिकायत करता है उससे भी पैसा मिलता है, जिसके खिलाफ शिकायत है उससे भी मिलता है। एफआईआर लिखने का भी होता है और एफआईआर में कच्ची धारा लगाने का भी पैसा मिलता है, दोनों से पैसा ले लेता है। तो क्या पुलिस वाला कभी चाहेगा कि आपके समाज में शांति हो? उसका तो धंधा यार उससे चलता है, उसका रोजगार ही
अपराध है। जिसका रोजगार अपराध होगा या आपके समाज का टूटना होगा, अगर कोई मान लीजिए तलाक का स्पेशलिस्ट कोई वकील है, वो कभी चाहेगा कि घर में तलाक ना हो? उसकी रोटी कैसे चलेगी? वो तो चाहेगा हर घर में झगड़ा होना चाहिए यार, वो तो जुगाड़ ढूंढेगा यार, झगड़े कैसे करवाने हैं, जुगाड़ ढूंढो, तरीका बताओ कि नहीं। और अगर अदालतों में मुकदमे ही नहीं जाएंगे तो जज साहब को तनख्वाह कहां से मिलेगी? तो जज, वकील और पुलिस कभी चाहेगा कि आपका समाज ठीक ठाक रहे? अरे बताओ तो सही। नहीं, आप चाहोगे कि हमें शांति से रहना है, पर आपको पता नहीं शांति से रहा कैसे जाए। नहीं, या बताने का कौन अब आपको? अब बच्चा आपका पैदा हो गया, कोई छोटा सा बच्चा है, ये 15 साल के 20 साल के बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अब ये भी शांति से जीना चाहते हैं, ये भी खुश रहना चाहते हैं, ये भी अपने जीवन को आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, पर इनको किसी ने बताया तो नहीं आरामदायक जिंदगी कैसे होगी। ना तो मास्टर जी ने समझाया, ना गांव में किसी वकील ने बताया, ना सरपंच ने बताया, ना एमएलए ने बताया, ना एमपी ने। किसी ने ही नहीं बताया कि जिंदगी सफल कैसे होगी। इनको बस एक बात बताई है कि पैसा होगा तो जिंदगी चलेगी। अब पैसा फिर ये दारू बेचकर भी कमा सकते हैं, फिर ये अफीम बेचकर भी कमा सकते हैं, फिर ये किसी का गला काट कर भी करा सकते हैं। फिर तो इनको पैसा चाहिए तो फिर 2 नंबर का काम, क्योंकि जल्दी पैसा वहां से मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम करने की आदत तो आपने डाली नहीं। बच्चा प्यार करके मम्मी ने ऐसा लाड लटा के बस में बिठाया था, बस से उतरते ही क्लासरूम में पहुंच गया, क्लासरूम से फिर बस में घर आ गया। मम्मी ने बोला बैठ के काम कर ले बेटा, दूध पी ले, सारा दिन घर का काम कुछ करवाया नहीं, काम करने की आदत है नहीं। 18-20 साल तक तो बैठ बैठ के बैठक वाला काम चाहिए। अब वो कहता है भैया काम नहीं होगा। बेशक हमारे को टोल टैक्स पे एसी वाला कमरा चाहिए, कैबिन छोटा हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को बचपन से मेहनत करने की आदत डाली नहीं। डालनी कैसे है ये पता नहीं। नहीं समझे? अब ना आपको ये पता। अब आप सोच कर देखिए, मान लो डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर जी का धंधा किससे चलता है? आपके बीमार होने से। जितने ज्यादा बीमार होंगे डॉक्टर की जिंदगी उतनी सफल होगी। तो डॉक्टर कभी चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो? भाई बताओ तो सही। जिसको 1 करोड़ रुपया खर्च करके डिग्री मिलती है और जिसको अस्पताल खोलने के लिए करोड़ों रुपए का कर्ज लेना पड़ता है, क्या वो कभी चाहेगा कि आप बीमार ना पड़ो? अरे भाई वो तो भगवान से रोज दुआ मांगेगा कि हे भगवान, पूरे परिवार की किडनी खराब हो जाए, सबका हार्ट फेल हो जाए, सबको शुगर होनी चाहिए, सबके बाल उड़ जाए, सबको एलर्जी हो जाए। जो जिस चीज का भी डॉक्टर है वो तो वैसे ही सपने देखेगा, सुबह सुबह आरती करता हुआ कि आज भेज यार, सीजन कम चल रहा है कि नहीं। और अगर ये सब करते, अगर आपको ये पता चले कि इन सारे के सारे सिस्टम का मालिक एक है, फिर मान लो आपको ये पता चल जाए, इस 3 दिन में आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारा का सारा एक ही जगह से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी खेती को खराब करने के लिए, आपके समाज को खराब करने के लिए, आपके दिमाग को खराब करने के लिए, आपकी व्यवस्था को खराब करने के लिए, और आपकी फसलों को खराब करने के लिए, और आपकी सेहत को खराब करने के लिए इनके पास पूरा प्लान है, तरीका है, सिस्टम है, और पूरी योजना है, और काम कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। देन व्हाट? पता चलेगा तभी तो पता लगेगा कि लड़े कैसे। भाई अगर ये मालूम पड़े कि दुश्मन कौन है, ये पता चले कौन सी व्यवस्था है, तभी तो लड़ पाओगे। या अंधेरे में लठ मारने हैं कि जिसको लगे लग जाए? दुश्मन का पता हो, समस्या का पता हो, समस्या के कारणों का पता हो, गलत क्या है ये पता हो, ठीक क्या करना है ये पता हो, ठीक कैसे करना है ये पता हो, तब जाके अगला नंबर आता है ठीक करने कौन निकलेगा। अब भैया घर में टूटी खराब है, इलेक्ट्रीशियन को प्लम्बर का काम आता नहीं है तो इलेक्ट्रीशियन बेकार है वहां। आपका बच्चे ने एमबीबीएस की डिग्री ले रखी, बेकार है। अब पंखा खराब हो गया, मम्मी कह रही है बेटा इंजीनियरिंग कराने में 30 लाख रुपए लगाए थे, पंखा ठीक कर दे। बच्चा बोलता है मम्मी इलेक्ट्रिकल की नहीं थी, वो तो मैकेनिकल की थी, पंखा नहीं आता ठीक करना।
तो वो जूते मारेगी उसको कि इतने पैसे खराब कर दिए, तुझे कुछ करना आता ही नहीं है। जहां जिस चीज को रिपेयर करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए वही तो चाहिए। अब हमारे पास मैसेज आते हैं, भलाना जी आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं मैसेज भेजता हूँ, भैया जी स्किल क्या है, करना क्या जानते हो, करना क्या चाहते हो। बोला आप जो भी ड्यूटी दे, मगर अपन नहीं देते भैया किसी को ड्यूटी। आप अपने जीवन में तय करिए ना, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करने में मजा आता है। तो इस सारे संगठन में, इस मोर्चे में अपनी जगह आप तय करेंगे, देवेंद्र बलाना तय नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो आपको ये खुद तय करना है कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप कौन से काम को करके खुश रहते हैं, आप किस तरह की अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, और क्या करने में आपको पूरा दिन आनंद आता है, बस वो करिए ना। तो आपके लिए और हमारे लिए साथ चलना आसान हो जाएगा, और हम फिर अगली पीढ़ी को एक संदेश, एक मैसेज, एक दिशा दे पाएंगे कि भाई ये चीजें गड़बड़ थी, इनको ठीक करना ऐसे है, यहां तक की पीढ़ी ने इतना कर दिया, अब अगली पीढ़ी को सौंप के जाना है। अगली पीढ़ी को आपने इस कचरा स्कूल के सिस्टम में डाल रखा है, उसके पास सुबह से लेकर रात तक देश के ऊपर चिंतन करने का कोई समय नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, मैंने देखा कि कितनी पढ़ाई कितने समय में हो जानी चाहिए। अपने बच्चे पर किया, अपने दोस्तों के बच्चों पर किया, अपने और दोस्तों के बच्चे पर किया। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटा गुना भाग, ये बेसिक ऑपरेशन है, और लिखना पढ़ना आता हो, सुनना और बोलना भी साथ में आता हो, तो मैं आपको बता रहा हूं 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है। 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का। 6 महीने में ऐसे बिल्कुल डफर से डफर बच्चे को पढ़ा के हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। ऐसे जितने मर्जी नंबर चाहो, 100 में से 100 तो 100 में से 100 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये देखा कि 10वीं क्लास तो हमारा बच्चा 16 साल की उम्र में करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे बच्चे के 16 साल योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किए जाते हैं। उसको अपने बेसिक काम से, अपने परिवार के काम से, अपने खेत से, अपने पशुओं से, अपनी जमीन से, अपने गांव से, और अपने गांव के दूसरे समुदाय से जानबूझकर तोड़ने के लिए खराब किए जाते हैं। क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होगा उसे पता ही नहीं है काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे कैसे लोग हैं। भाई एक ही गांव में 3-4 गांव बसते हैं यहाँ पर, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। एक गांव है सरकारी वाला, एक स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ते हैं सरकारी वालों के बच्चे। फिर एक है थोड़ी फीस वाला प्राइवेट स्कूल, गांव में ही होता है, कहीं कहीं घेर में किसी चौपाल में बैठ लेते हैं किराए पे वो। फिर थोड़ी सी बढ़िया बिल्डिंग बनाने वाला होता है, थोड़ी महंगी फीस होती है। फिर गांव के बाहर कहीं बड़ा सा लोन लेके लिया हुआ एक बड़ा ब्रांडेड सा स्कूल होता है, जिसमें टाई भी पहनता है फिर बच्चा, है कि नहीं होता। और उसमें अलग अलग लेवल के, जितना जिसका जुगाड़ होता है, जितनी जिसकी आमदनी होती है, उसके हिसाब से माँ बाप अपनी आमदनी से ज्यादा वाले स्कूल में करवाता है कि नहीं। तो वहां उसी आमदनी के लेवल के लोग आते हैं, तो उससे क्या होता है कि गांव फिर 3-4 हिस्सों में बट गया। वो जो गरीब वाले बच्चे हैं, जो गरीब वाले स्कूल में जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं सारा ही देश गरीब है, और जो अमीरों वाले स्कूल में जा रहे हैं वो सोचते हैं सारा ही देश अमीर है। उनको गरीबों की समस्या नहीं पता, उनको अमीरों की समस्या नहीं पता, है कि नहीं। क्योंकि कभी बैठ के चर्चा ही नहीं हुई गरीब और अमीर की साथ में। अगर अनपढ़ और पढ़ा लिखा, गरीब और अमीर, एक समुदाय और दूसरा समुदाय आपस में बैठकर एक दूसरे की सुनने के लायक समाज नहीं बना पाए, तो सोसाइटी समाज के तौर पर हम लोग फेलियर हैं। क्यों जी? अगर सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर एक दूसरे को सहन करने की, अगर थोड़ी सी नहीं है इतनी शक्ति हमारी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि भाई कुछ ना कुछ प्लान करके ऐसा करना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी में एक पूरी फौज तैयार हो सके, जो पढ़ाई में भी किसी से पीछे ना हो,
जिसको कोई ना कोई टैलेंट भी आता हो, जिसको सारे षड्यंत्रों का पता हो, सारे षड्यंत्रों को तोड़ना आता हो, फिजिकली भी मजबूत हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रांग हो, उसके अंदर देश प्रेम की भावना भी हो और पूरे समाज के लिए कुछ करने के लिए वो तैयार हो। तो जो जो माँ बाप अपने बच्चे को समाज के लिए देना चाहेंगे, हम लोग दिसंबर 2026 से इस मिशन को शुरू करने वाले हैं बड़े लेवल पर। यानी कि अगला 1 साल और जागरण का चलेगा अपना। उस जागरण की यात्रा में जो जो जहां आएगा, तो मेरा सपना, ये मैं अपना सपना बता रहा हूं, मेरा सपना एक ऐसे शिष्य कुल की स्थापना है जिसमें बच्चों के हिसाब से समाज कैसे तैयार किया जाए, ये अगले 15 साल में पूरे समाज को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। और ये अगर एक जगह पर हुआ तो बात एक जगह पर ही दबकर रह जाएगी, और यदि ये सब जगह हुआ तो सब जगह फैलेगी। इसलिए हमने ये तय किया है कि पूरे भारत में जितने क्रांतिवीर जुड़ेंगे अपने समाज को बचाने के लिए, कि तुम अपने गांव पर यदि काम करना चाहते हो तो अपना बच्चा हमको दे दो, हम तुम्हारे बच्चे को तैयार करेंगे। तुम गांव को तैयार कर लो, हम तुम्हारे बच्चे को तैयार कर लेंगे तब तक। और दूसरा नंबर, जो क्रांतिवीर हैं पूरे भारत से वो तो हो गए ऐसे, बाकी बचे जो हर गांव से, अभी मैंने हरियाणा को टारगेट किया है, पहले यूपी में इतने सारे साथी हो गए तो हम यूपी को भी कर लेंगे, अपने को क्या जा रहा है। जहां हमारा टारगेट तो 7 लाख के 7 लाख गांव तक लेकर जाना है इस मिशन को। लेकिन फिलहाल मौके पर जितना जीवन सोच रहे हैं, मतलब उम्मीद है कि अगले 10 एक साल और भोंक सकते हैं, इसी तरीके से चल सकते हैं, इसी तरीके से दौड़ सकते हैं। 10 एक साल की गुंजाइश रहती है शरीर में। 46 के हो लिए 56 पे रिटायरमेंट तो हो ही जाओ है ना, 55-56 पे है। आप पेलते ही रहोगे। हाँ, आप चलेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि उस चीज को आगे लेके चलने के लिए हमने अगले, यदि आज हम 8 साल का बच्चा लेंगे तो 25 साल का वो होगा अगले 17 साल में। यदि हम 10 साल का लेंगे तो वो होगा 15 साल में। हमें समाज को 15 साल में कैसा बच्चा और कैसा समाज का बच्चा तैयार हो, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो 7,000 गांव है हरियाणा में। हमने टारगेट लिया है कि 7,000 के 7,000 गांव से, प्रत्येक गांव से 2 बच्चे लेके हम लोग तैयार करेंगे, तो 14,000 बच्चे वो और 4-5 हजार अपने क्रांतिकारियों के हो जाएंगे। यानी कि 15-20 हजार बच्चों से, एक 15-20 हजार का मतलब ये हो गया, अपने गांव की जनसंख्या कितनी है, मान लो एक गांव की जनसंख्या 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे होती है ना। तो अगर 20,000 की जनसंख्या हो गई और उसमें 2,000 पढ़ाने वाले भी हुए तो 20-22 हजार की, तो इसका मतलब 3-4 गांवों का पोजीशन में हो गया ना। तो प्रैक्टिकली हम ये दिखाने वाले हैं आने वाले टाइम में पूरे समाज को, हर गांव से आदमी लाके एक जगह, एक तरह से नए गांव का बसने के जैसा, कि बिना टेक्नोलॉजी के, बिना बीमार हुए, बिना एलोपैथी के, बिना मशीनों के, बिना किसी बाहर की मदद के भारत के अंदर असली ऋषि तैयार किए जा सकते हैं, असली क्रांतिकारी तैयार किए जा सकते हैं, और असली ज्ञान के योद्धा जिसको हम कहेंगे। ताकि पता चले कि 20,000 लोग अगर सामंजस्य से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, बिना बीमार हुए वो अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, तो फिर बाकी का समाज क्यों नहीं बना सकता। कुछ लोग कह देते हैं, अभी मेरे आते हुए ही पढ़ रहा था अपने, उस पर कुछ कमेंट आए हुए थे किसी एक वीडियो के ऊपर, कि तुम चाहते हो कि हम पीछे जमाने में चले जाएं। भाई देखो, मुझे नहीं पता आप आगे जाना चाहते हो कि पीछे जाना चाहते हो। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को पीछे जाते देखा ही नहीं। आज हम बैठे हुए कितने साल हैं, आज है जी 12 अक्टूबर 2025, ऐतवार का दिन 14:53, यानी 2:53 हुए हैं। मुझे 2:52 में जाके दिखा दो। अभी 1 मिनट पहले जाकर दिखाओ। चले जाओगे? अरे भाई 1 मिनट पहले भी नहीं जा सकते तो मैं 70 साल पीछे क्यों लेके जाऊंगा आपको, बताओ। ऐसे ऐसे बेवकूफों वाले सवाल पूछते हैं। हमको जाना आगे ही है। अब आगे 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1,
आपका बच्चा अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई कर रहा है, रट्टे मार रहा है, कोचिंग दे रहा है, सारी कमाई उसकी पढ़ाई पे लगा रहे हैं, उसके बाद भी किसी को नहीं पता बच्चे का करना क्या है। और रास्ता नंबर 2, माँ बाप टेंशन फ्री है, गुरुजी सब संभाल रहे हैं, बच्चा जीवन में क्या करेगा समाज तय करेगा, आपका टेंशन ही नहीं है। कौन से वाला चाहोगे भैया? पहले वाला के 2 नंबर वाला? है 2 नंबर के आदमी हो। 2 नंबर वाला चाहेंगे, हम भी 2 नंबर वाला चाहेंगे समाधान। नंबर 2 पे जो है, एक समाधान है, हम ये ढूंढ लें या फिर हम पूरा दिन मतलब बहुत सारा पैसा कमाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और मतलब बहुत सारे संसाधन हमारे पास हो, लेकिन कमर में दर्द रहे, जोड़ों में दर्द रहे, बीमार पड़े रहे, घर में टेंशन हो, डिप्रेशन का माहौल हो, तलाक होने वाला हो, तो कौन से? एक तो ये है, और दूसरे वाला है स्वस्थ हो, थोड़े पैसे हो, लेकिन प्रेम हो घर के अंदर, तो कौन से वाला चाहोगे? बताओ। डिप्रेशन में बहुत सारा पैसा चाहिए या हंसी खुशी में थोड़ा पैसा? आदमी को खुशी चाहिए ना, बाकी सारे नौटंकी खुशी के लिए हैं। मैं बढ़िया सी ड्रेस पहन के अगर दिखा के तुम लोगों से टॉर में आगे निकल के दिखाना चाहता हूँ, या बड़ी गाड़ी दिखा रहा हूँ, या बड़ा घर दिखा रहा हूँ, तो शायद सामने वाले को दुखी देख के खुश होना चाह रहा हूँ कि मैं इसको जलन होगी मेरे को इससे, मेरे से इसको, शायद इसीलिए ना। वरना खुश रहने के लिए मुझे नहीं दिखता कि कोई साधन की जरूरत है। फिर तो इसका मतलब सिर्फ अमीर ही खुश रहते, फिर तो गरीब आदमी हंस ही ना सकता, फिर तो गरीब आदमी अपने बच्चों से प्यार का इजहार ही ना कर पाता, फिर तो गरीब लोगों को एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार ही नहीं होता, अगर सिर्फ पैसे से ही सब कुछ आता तो। क्यों जी? अज्ञानता के कारण सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने बोला कि सारी की सारी समस्या की जड़ अज्ञानता है, पता नहीं है कि बीमार क्यों होते हैं और ठीक कैसे रहना है, पता नहीं है कि पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पता नहीं है कि न्याय व्यवस्था कैसे सुधरेगी, पता नहीं है कि करना क्या है। यही है ना? आपके पूरे गांव में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको ठीक रास्ता दिखा सके, और ठीक रास्ते की पहचान क्या है ये बता सके। मुझे ऐसा लगता है ठीक रास्ता केवल और केवल वो है जो किसी का भी नुकसान नहीं करता है, किसी का भी, गरीब से गरीब का, कमजोर से कमजोर का, अमीर से अमीर का, दूर से बैठा हो, नजदीक बैठा हो, धरती के नीचे कोई जीव रहता हो, धरती के ऊपर कोई चल रहा हो, हवा में कुछ हो, कुछ भी हो, यानी कि प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन ना होता हो, केवल वो रास्ता सही मैं मानता हूं। इसके अलावा यदि आपके गांव में कुछ काम हो रहा है और उसमें किसी एक तबके को शामिल किया जा रहा है और दूसरे तबके को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसमें एक का फायदा है और दूसरे का फायदा नहीं है, या फिर एक का फायदा किसी चीज के नुकसान के आधार पर है, तो वो रास्ता गलत है। और जो रास्ता गलत है वो किसी ना किसी के लिए गलत है, और जो किसी ना किसी के लिए गलत है ये तय मान लो वो एक दिन आपके लिए भी गलत होगा, पक्का। एक दिन आप उसकी गलती के चपेट में, उसके गलत डिसीजन, उसके गलत नतीजे भुगतोगे ही भुगतोगे। आज कोई पुलिस अफसर बैठा है, उसके पास ढेर रुपया है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बैंक बैलेंस है, सब उसको सलाम ठोकते हैं, और वो किसी चीज की चिंता नहीं कर रहा, अपराधियों का अपराध नहीं रोक रहा, नशाखोरी वालों की नशे नहीं रोक रहा, भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा रहा, कानून की पालना नहीं कर रहा, गरीब आदमी की तरफ देख नहीं रहा, क्योंकि आज वो अहंकार में है। लेकिन उसको ये नहीं पता है उसका बच्चा कहीं भी किसी भी अपराधी की चपेट में आ सकता है, किसी भी नशेड़ी के चपेट में आ सकता है, कहीं भी हो सकता है। बाहर बम होगा तो एक दिन उसकी पत्नी भी सब्जी लेने गई हो, क्या पता उसकी चपेट में आए। अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है वो किसी के साथ भी गलत हो सकता है, और उस किसी के साथ में मैं भी आता हूँ और आप भी आते हो। इसका मतलब
गलत किसी के साथ हो रहा है, ये मानकर चलना पड़ेगा कि वो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे भाई और मेरे साथ हो रहा है। यदि आप ये नहीं मान सकते, तो फिर आप जनता सरकार मोर्चा के साथ नहीं चल सकते। खास तौर पे मैं तो नहीं चल सकता। क्योंकि अपना ये है कि अपन किसी को ना चीट करेंगे, ना किसी के साथ धोखा करेंगे। तो मेरा सपना ऐसा शिशुकुल खोलने का है और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए और वो मदद मांगने के लिए मैं निकला हूं। मैं आपके सपने पूरे करने नहीं निकला। मेरे सपने में आपका सपना जहां तक है भैया, मुझे यहाँ से मान लेते हैं अपन यहाँ से चंडीगढ़ जाते और मेरे पास एक सीट खाली है, आपको भी इसी रास्ते कहीं जाना हो या चंडीगढ़ जाना हो तो मोस्ट वेलकम। आपको उल्टी साइड जाना हो तो कोई फायदा, मैं आपके काम का हूं ही नहीं ना, फिर मैं आपके काम का व्यक्ति नहीं हूं। तो इसलिए ये तय करना है आपको, और ये आज तय नहीं होगा, ये मान रहा हूं मैं। आज केवल हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर आपके अंदर कोई भाव पैदा होगा कि यार इस आदमी का साथ देना चाहिए, या चलो इसकी बात पे एक कॉल पे हम पहुंच जाते हैं। कोई साथी है करनाल, हमने कॉल दी, वो ट्रेन बुक करा के कोई दुखी सुखी होके वहां तक पहुंचे, और क्या पता उनसे मुलाकात करने का भी मौका हमको ना मिला हो, वो जिसकी कॉल पर गए उसको मिले भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और वो साथी मतलब कुछ दिन तक वो भावना में आकर आ गया, लेकिन किसी दिन किसी ने एक वीडियो जारी कर दी, फिर उस साथी ने हमारे बारे में ही कर दी, मान लो मेरे कहने से गया था, तो फिर उसका दिल दुख गया इतने में ही, तो पंगा हो गया। तो ना उसने पहले जाना था देवेंद्र को, ना बाद में जाना, ना बात हो पाई, ना समझा, गड़बड़ हो गई ना। इसलिए क्या करना है, साथ में लग के कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा। या तो किसी व्यक्ति को यहाँ बुलाकर करना पड़ेगा उसी मिशन पे, या फिर आके करना पड़ेगा, या फिर साथ किसी तरह समय तो बिताना पड़ेगा ना। व्यक्ति को समझोगे कैसे? असली औकात आदमी की देखनी हो ना, असली औकात देखनी हो तो आदमी को चेक करना होता है कई जगह पर। उसमें दो तीन जगह होती है कि वो सड़क पे चलते हुए किसी लड़की को किस नजर से देख रहा है। सड़क पे चलती जिस लड़की को वो जैसे भी देख रहा है, समझो वो आपकी बहन बेटी को भी वैसे ही देखेगा, ये तय है। मान लो आपके साथ चलता हुआ आपका दोस्त किसी लड़की पर कमेंट कर रहा है ना गलत, तो मान लो वो आपकी बहन और आपकी बेटी और आपकी पत्नी के लिए भी वही सोचता है, सीधी सी बात है। वो आपको रखना है कि नहीं अपने घर में अपने साथ, समझ लो बस। अगर सड़क पर चलते हुए पहले तो ये देखना है, दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है वो अपने से कम तबके वाला, कम तबके वाला मतलब पैसे वाला है तो कम पैसे वाला, पद वाला है तो छोटे पद पे काम करने वाला, बड़ी दुकान है तो छोटी दुकानदार। कहने का मतलब है वो जिस लेवल पर बैठा है, अपने से निचले स्तर पर बैठे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। असली औकात पता चलती है जब वेटर से, रिक्शा वाले से, मजदूर से बात करते हो, वहां पता चलती है असली औकात। अबे ओए ओए बात सुन, ये करने वाले उनके घर तो रिश्ता भी मत कर। भाई अपने से बड़ी पद पे बैठे हुए आदमी को, अपने से बड़ा सम्मान जिसको पहले से ही मिल रहा है, जिसको पहले ही पावर में है, उसके सामने हाँ जी यस सर जी भाई साहब करने में क्या है, वो तो सभी कर लेंगे। असली औकात उसकी तब पता चलेगी जब वो गर्दन नीचे कर रहा है तब बात कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। और तीसरा, जब वो गुस्से में है तो कैसे बात करता है, जब वो आपसे नफरत कर रहा है तब आपसे कैसे बात करता है, देख लूंगा तुझे साले तेरी। यानी जब आप, व्यक्ति वही है जब आपसे नफरत हो जाए तब भी वो आपका बुरा करने का ना सोचे, तो उस आदमी के सामने सब कुछ समर्पण करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दुश्मन से बदला लेने का अंदर है, मौका की तलाश में है, तो भैया जी जिस दिन आपसे बिगड़ेगी आपका भी वही हाल करेगा वो। समझे? अभी तो आप उसको देख रहे हो क्योंकि आप उसके मित्र हैं, कभी ना कभी तो शत्रु हो ही सकते हो, कभी आपसे भी तो गलती हो ही सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि आप उसकी कसौटी पर खरे ना उतरो। तो अपने साथ जब तक किसी के साथ रहोगे नहीं तो कैसे चेक करोगे कि ये आदमी लंबा चलने लायक है मेरे साथ कि नहीं चलने लायक है। क्यों जी? और जब आप तय कर लो कि हाँ इसके साथ हमें लंबा चलना है,
तब सीखो कि कैसे चलना है, कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन से निकल जाए तो क्या करना है। मान लो आज आप देवेंद्र के बुलाने से, जनता सरकार मोर्चा के बुलाने से, साथियों के कहने से, यहाँ वाले मनीष और के कहने से अगर आप आ गए हो, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो अब आपको यहां से वो तैयारी करनी है कि जब ये बीच के साथी बीच से निकल जाएंगे तो क्या करना है, जब देवेंद्र बलारा नहीं रहेगा तो क्या करना है। ये गलती शायद हो गई होगी भाई राजीव दीक्षित से, कि जिन लोगों ने उनको फॉलो करना चालू किया, जैसे ही राजीव भाई बीच से निकले, अब वो अब कहां जाए, क्योंकि जब तक वो थे तब तक रास्ता दिखाई दे रहा था कि उनके साथ चलेंगे या उनके पीछे चलेंगे, या उनके कहने से चलेंगे या उनके निर्देशन में चलेंगे। लेकिन जब वो नहीं है तो कहां। तो आज आपने मान लिया किसी को अपना नेता, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी मान लिया, एबीसी को, इनमें से वो नेता नहीं हुआ तो कहां जाएंगे। वो नेता किसी और के साथ चला गया जहां आपको नहीं जाना था, तो आप कहां जाएंगे। क्या मजबूरी में पीछे पीछे दौड़ेंगे या उस सच वाले रास्ते पर रहेंगे, ये तय आपको करना है। और सच वाले रास्ते में टेस्टिंग होती है, बहुत टेस्टिंग होती है। मतलब आपका गिलास, आपका बर्तन चेक किया जाता है कितना बड़ा लेके आया है, गिलास लेके आया है कि जग, मटका लेके आया है कि समंदर, कितना चाहिए ये चेक करेंगे, कितने झेल सकता है उसके लिए चेक करेंगे, कितने कष्टी, सबसे पहले कष्टी खुद से लड़ना, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, नौकरी करूं कि समाज के लिए चलूं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, परिवार के हिस्से का समाज को मत देना, क्योंकि परिवार आपकी पहली जिम्मेदारी है, वो आपने ले ली है ना। अब आप आरएसएस से तो हो नहीं, ये परिवार है ही नहीं। ओ, ये बर्थडे है, सिसोदिया। इनका तो है, लेकिन जो भी है मैं उसको नहीं ले रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि परिवार के हिस्से का पहले परिवार को दोगे ना, उसके हिस्से का किसी को नहीं देना। कोई कितनी बड़ी डिमांड करता रहे, हमारे जैसा रोता रहे माइक के ऊपर आपके सामने कि भैया पैसे नहीं है, पैसे दे दो, डोनेशन दे दो ना, कुछ हिस्सा निकाल के रख लो कि ये धर्म के काम पे लगाना है। वो धर्म का काम आपके गांव में कोई काम हो सकता है, वो आपके जिले में कोई हो सकता है, ऐसी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, या कोई हम जैसा आदमी कोई भिखमंगा दिख जाए दान मांगता हुआ, उसकी झोली में डालना हो। मतलब वो व्यक्ति को उतना ही देना है जितना आपने अपने हिस्से का निकाल के रखा हुआ है, कि ये मुझे समाज के लिए या धर्म के काम में लगाना है। और जहां धर्म का काम देखो वही देना है, उसके बदले में क्या मिलेगा ये सोच लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये कुछ पैमाने अपने बनाने पड़ेंगे आपको साथ चलने के लिए।